हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर के अंदर गैसेस लॉज, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स डिफ्यूजन इफ्यूजन लॉ एंड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे आज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ गैसेस मिक्सचर का था। उसके साथ साथ ग्राम्स लॉ भी गैसेस मिक्सचर का था कि मिक्सचर के अंदर किस टाइप से हो सकता है या फिर अकेली गैस किस टाइप से कर सकती है। तो अगर मिक्सिंग ऑफ गैस है और उन गैस में रूम टेम्परेचर पे अगर दोनों गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं, फॉर एग्जांपल HCl और अमोनिया रिएक्शन करती है या फिर SO2 और Cl2 रिएक्शन करती है, तो अगर दोनों रिएक्शन केमिकली कंबाइंड होती हैं तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ और ग्राहम्स डिफ्यूजन और रिफ्यूजन लॉ फॉलो नहीं होगा। आज हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थ्योरेटिकल आइडिया था गैसेस के लिए। लॉज तो दे दिए गए थे, उसके बाद थ्योरेटिकल आइडिया दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको हम नाम देते हैं KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिल्कुल थ्योरेटिकल आइडिया है कि गैसेस और गैसेस के पार्टिकल किस टाइप का बिहेव करते हैं। एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी सभी अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में अगर कोई गैस फॉलो करती है तो वो आइडियल गैस ही करेगी। रियल गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेंगी। तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं या पोस्टुलेट्स हैं। नंबर फर्स्ट, जो कि केवल आइडियल गैस फॉलो हो सकता है, आइडियल गैस पे फॉलो हो सकता है, ये है कि गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की सभी मॉलिक्यूल्स की या सभी पार्टिकल्स की किसी कंटेनर में वो रखे हुए हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है। ऐसा मैक्सवेल ने आगे बताया, जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सभी की वेलोसिटी सेम नहीं होती, वेलोसिटी अलग अलग होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक ही गैस के तो उनका सबका मास सेम है, फिर भी उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। वेलोसिटीज अलग अलग है तो गैस के जो पार्टिकल पास आ रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटर पार्टिकल फोर्सेज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू KTG। लेकिन रियल गैस को अगर हम देखते हैं तो हायर प्रेशर की कंडीशन में रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिक्विफाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो बिल्कुल लो प्रेशर पे हम मान सकते हैं कि अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन हायर प्रेशर की कंडीशन में इसको हम नहीं मान सकते। यानी कि फर्स्ट था देयर इज नो present between gaseous particles या gaseous molecules। लेकिन ऐसा हम केवल लो प्रेशर पे फॉलो हो सकता है ऐसा, यानी कि आइडियल गैस तो सभी प्रेशर पे ऐसा करेंगे, लेकिन रियल गैस के लिए लो प्रेशर पे फॉलो होता है। अगर हायर प्रेशर की कंडीशन हम यूज करते हैं तो रियल गैस को लिक्विफाई हम कर सकते हैं, और अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ही नहीं होंगे तो उसको लिक्विफाई कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बताती है कि यहाँ पे कोई भी इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्सेस नहीं होते हैं। तो लो प्रेशर की कंडीशन में रियल गैस भी बिहेव कर सकती है किस टाइप का, आइडियल टाइप का, क्योंकि उनके बीच में दूर दूर होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी। लो प्रेशर में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस उनके बीच में नहीं रहेंगे, तो उस टाइम वो आइडियल बिहेव शो करेंगे। हायर प्रेशर की कंडीशन में गैसेस मॉलिक्यूल पास आएंगे रियल गैस के, आइडियल के भी पास आते हैं, लेकिन आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन रियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो रियल गैस इक्वेशन जो आगे मैं बताऊंगा उसमें इसको थोड़ा करेक्ट किया गया था। सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें तो एक कंटेनर है, गैस के पार्टिकल तो छोटे छोटे हैं, और लो प्रेशर की कंडीशन देखते हैं तो गैस के पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, यानी कि इस कंटेनर में जो होल गैस है उसका वॉल्यूम, और अगर अकेले पार्टिकल का वॉल्यूम, यानी हायर प्रेशर की कंडीशन में पार्टिकल्स को हमने यहां इकट्ठा कर दिया तो पार्टिकल तो क्या हो गए, आइडियल गैस के तो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, एक दूसरे में कोलैप्स हो सकते हैं। लेकिन रियल गैस के पार्टिकल का साइज यहाँ पे भी उतना ही था और यहाँ पे भी उतना ही, हायर प्रेशर की कंडीशन में भी उसका साइज चेंज नहीं होता। हम पार्टिकल को स्फेरिकल यूज कर रहे हैं तो उसका साइज चेंज नहीं हो रहा, तो उसका अकेले का वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू KTG वो होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल ऑफ गैस
is negligible in compare to whole volume of gas. गैस के होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के एक पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ऐसा आइडियल गैस के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल आपस में कोलैप्स भी हो सकते हैं। लेकिन रियल गैस के पार्टिकल्स पे हायर प्रेशर की कंडीशन में भी उनका साइज चेंज नहीं होगा, तो हायर प्रेशर की कंडीशन में होल वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन पार्टिकल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में पार्टिकल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो रियल गैस इक्वेशन जब दी गई वैन डर वाल द्वारा, तो उसमें भी इसको भी थोड़ा रियल गैस के लिए क्या किया गया, करेक्ट किया गया। यानी कि दो पोस्टुलेट थे जो रियल गैस के ऊपर हायर प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं होते हैं, लो प्रेशर की कंडीशन में दोनों फॉलो हो सकते हैं, तो दोनों हायर प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए रियल गैस के लिए हायर प्रेशर की कंडीशन में एक अलग इक्वेशन दी गई विच इज रियल गैस इक्वेशन और स्टेट ऑफ रियल गैस इक्वेशन वैन डर वाल द्वारा दी गई। इन दोनों को करेक्ट किया गया। ये दोनों पोस्टुलेट K2G के थे जो आइडियल गैस के लिए सही है। थर्ड, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स having zigzag type और ब्राउनियन मोशन यानी पार्टिकल यहाँ पे इससे टकराया इधर मुड़ गया, इससे टकराया इधर मुड़ गया, तो किसी भी टाइप का उनका मोशन हो सकता है जिसको हम नाम दे रहे हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स की स्टडी में सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसमें जो ऑर्गेनिज्म थे उनके मोशन को एक्सप्लेन किया था कि सेल के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सभी सेल्स के अंदर उनका जो मोशन होता है वो जिगजैग टाइप का होता है, इसलिए इस मोशन को हमने नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। स्पेसिफिक मोशन नहीं है, ये सभी गैस में हो सकता है, रियल में भी और आइडियल में भी। फोर्थ इज देयर इज no effect of gravity on gaseous particles। और इसको हम देख भी सकते हैं गैसेस पार्टिकल्स के अगर एक कंटेनर में रखे हो तो गैस होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। दो गैसें ली हमने, दोनों गैसों का एक का मोलिकुलर वेट ज्यादा है, एक का कम है, फिर भी वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी उनको अफेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन हाई या बड़े लेवल पे हम देखते हैं तो मून के ऊपर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि मून की ग्रेविटी कम थी, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए वहां से गैस एस्केप होके अर्थ के ऊपर आ गई। अर्थ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट गैस है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इसलिए नहीं है कि अर्थ की ग्रेविटी उतनी नहीं है कि हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर पाए। हाइड्रोजन सारी एस्केप होकर कहाँ पे चली गई, सन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, सन की है। तो सन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, अर्थ पे बाकी गैसें हैं जो ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई हैं, और मून पे ग्रेविटी कम होने की वजह से मून की गैसें एस्केप हो गई हैं, ये गैसेस एस्केप हो चुकी हैं। इसलिए बड़े लेवल पे हम देखते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, लेकिन छोटे लेवल या कंटेनर में देखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता रियल गैस पे भी और आइडियल गैस पे भी, क्योंकि मिक्सचर हमेशा ही गैसें होमोजीनियस बनाती हैं। फिफ्थ, जब गैसेस पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करते हैं, अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं, और जो कोलिजन होता है वो कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स is perfectly elastic, means one particle transfer energy और velocity और momentum to other particle। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी, मोमेंटम या फिर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ट्रांसफर कर देता है। यानी कंप्लीटली इलास्टिक होंगे, यानी कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। मींस मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व।
और नेक्स्ट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, molecules have different velocities. मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, एक कम स्पीड पे चल रहा हो सकता है, दूसरा ज़्यादा पे चल रहा हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होगी या फिर वेलोसिटी ट्रांसफर होगी तो कम और ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे। यानी मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, और डिफरेंट जो वेलोसिटीज हैं उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जीज भी उनकी डिफरेंट रहेंगी। उनके साथ साथ जो वेलोसिटी डिफरेंट है, अगर मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वहां पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता। वॉल से टकराने के बाद, जैसे ही वॉल पे टकराया मॉलिक्यूल, वॉल से टकराने के बाद वो वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल को मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में जब वापस आता है तो गैस एक प्रेशर क्रिएट करती है। व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर कोलाइड टुगेदर, then only energy, momentum, velocity transferred, but there is no development of pressure। यहाँ पे कोई प्रेशर का डेवलपमेंट नहीं होता। Seventh, when particle bombard on a collide on wall of container, then ये ट्रांसफर नहीं हो पाती, एनर्जी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी नॉट ट्रांसफर्ड। Not completely transferred. Therefore, pressure created by gas, उस कंडीशन में गैस प्रेशर क्रिएट करती है। एंड 8, जो पार्टिकल्स गैस के मूवमेंट में हैं किसी कंटेनर में, तो उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उन गैस की डायरेक्टली, मतलब गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा गैस का टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस gaseous particles is directly proportional to its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन से डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में आप निकालोगे। केमिस्ट्री में डायरेक्ट जो इक्वेशन है वो बता रहा हूँ, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं PV is equal to 1/3 mn u square। PV is equal to 1/3 mn u square। मैथमेटिकली ये KTG का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, where P is pressure, V is volume, m is mass of one particle, n is number of particles, and u is root mean square velocity। ये आपको वेलोसिटीज के अंदर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है नेक्स्ट लेक्चर उसमें बताऊंगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, उनकी सबकी स्पीड
सेम नहीं होती, डिफरेंट रहती है, डिफरेंट पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट रहती है। इसलिए हम टोटल गैस की स्पीड को एक एवरेज टाइप से निकालते हैं। तो एक तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर करके उसका मीन लेके और उसका अंडररूट करके निकालते हैं। इसलिए इसको नाम दिया हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक पार्टिकल का मास m है, n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास को हमने कैपिटल M से डिनोट किया, विच इज m इंटू n। तो इसको लिख सकता हूं मैं PV विच इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। दूसरे टाइप से इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, m इंटू n इज टोटल मास। इस टाइप से पुट कर दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 m/v u स्क्वायर। m is mass and v is velocity. Sorry, m is mass and v is volume. Mass of volume is density d. तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, P is equal to 1/3 du स्क्वायर। यानी कि एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकेंड, एक्सप्रेशन थर्ड एंड एक्सप्रेशन फोर्थ all are mathematical equation of KTG. First, second, third and fourth are mathematical equation of kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases का mathematical equation। तो इन सबसे हम काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से होता है वो भी निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल भी निकाल सकते हैं, वाइब्रेशनल भी निकाल सकते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हायर टेम्परेचर की कंडीशन पे होती है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली ये पोस्टुलेट्स थे। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इससे हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये सब डेवलप कर पाते हैं। तो मैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को यहाँ पे डेवलपमेंट बता रहा हूँ। Application of KTG, determination of Boyle's and Charles law, mathematically PV is equal to 1/3 mu square। और अभी बताया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे हम निकाल सकते हैं बॉयल्स लॉ, क्या आ जाएगा पी वी विच इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी होती है किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, u इज वेलोसिटी, mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, mu स्क्वायर यहाँ पे u को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि एवरेज टाइप है इस पे, रूट मीन स्क्वायर। तो 1/3 को मैंने लिख दिया 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की टर्म लाने के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म ला गई, 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, देन पीवी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। देन एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा पीवी इज डायरेक्टली इक्वल टू 2/3 इंटू टेम्परेचर, और एक कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट को यहाँ पे मैं एस यूज कर रहा हूँ, इंटू एस इंटू टी, एस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एस टी, ऐसे कांस्टेंट यूज कर लिया मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने पुट कर दिया एस इंटू टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 2/3 एस टी डिवाइड बाई वी, या फिर V इज इक्वल टू 2/3 एस टी डिवाइड बाई पी, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P।
कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर की, इट इज बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है। इसी टाइप से इसी से हम चार्ल्स लॉ बना सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन ले लें हम यहाँ पे, यानी P को कांस्टेंट रख लें, तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू 2/3 ST डिवाइड बाई P। यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, T और V वेरिएबल है, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दैट इज चार्ल्स लॉ। यानी कि चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ को हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। और वो भी एवरेज, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है। ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी, काइनेटिक एनर्जी को मैंने के से नोट किया है और उसको टी से। अकॉर्डिंग टू KTZ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी वो होती है वो 1/2 mu स्क्वायर होती है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ चुकी है। देन PV विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। PV is equal to 2/3 of kinetic energy. Then kinetic energy, which is equal to 3/2 of PV. And we know that PV is equal to nRT for ideal gas equation. Ideal gas के लिए सब कुछ चल रहा है, तो PV किसके इक्वल होता है, nRT के। Then we can say that kinetic energy, which is equal to 3/2 of nRT. For 1 mole of gas, अगर गैस का हम केवल 1 मोल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो 1 मोल गैस के लिए क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 ऑफ RT। क्या आ गया, 1 मोल गैस के लिए। और 1 मोल गैस के लिए अगर हम देखते हैं तो इसमें कंडीशन लग जाएगी कि 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इसका पोस्टुलेट भी था KTG का, जो भी बताया मैंने आपको, कि किसी भी गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट। यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए, इसको प्रूव कर दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, 1 मोल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें निकालनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज थी ये, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद 1 मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगी। यानी फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 R/Na into T। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया हमने इसको। Na is एवोगैड्रोस नंबर और R/Na is constant, R is constant, Na is constant। ये 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं हम, which is equal to K,
विच इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को यहाँ पे पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू KT। K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, 23 जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। ये SI के अंदर है, SI के अंदर R की वैल्यू होगी 8.314 और Na की वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है एवोगाड्रो नंबर की। तो 23 ऊपर जाके -23 में आ गया, ऊपर 6 पॉइंट समथिंग था, सॉरी Na 6 पॉइंट समथिंग था और ये 8 पॉइंट समथिंग था, देन व्हिच इज 1.38। तो ये फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए भी अगर देखते हैं तो 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, देन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर फॉर वन मॉलिक्यूल आल्सो। एक मॉलिक्यूल के लिए भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के, और काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए या एक मोल दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेंपरेचर के। फॉर वन मोल, एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT, R गैस कांस्टेंट है, और फॉर वन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली इक्वल टू 3/2 ऑफ KT, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, विच इज R/Na। वैल्यूज मैंने आपको बता दी है। तो सपोज करो कि कंटेनर्स हैं, अलग अलग कंटेनर बने हुए हैं और अलग अलग गैस भरी हुई है। एक में मोनोएटॉमिक हीलियम गैस है, एक में डाइएटॉमिक ऑक्सीजन गैस है, एक में ट्राइएटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तीनों के टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है और इसका भी टेम्परेचर T है। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, मोलर मास पे डिपेंड नहीं कर रही, कोई मोलर मास नहीं आ रहा है यहाँ पे, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि इन केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हीलियम, ऑक्सीजन और CO2 की इक्वल होगी। और अगर टेम्परेचर अलग अलग है, यानी 3 कंडीशन दी हुई है, एक में कंडीशन में दिया हुआ है हीलियम मोनोएटॉमिक कोई गैस दी हुई है, एक में डाइएटॉमिक दी हुई है, एक में ट्राइएटॉमिक दी हुई है। यहाँ पे दी हुई है मोनोएटॉमिक नियोन, यहाँ पे नाइट्रोजन दी हुई है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है और इसका T3 है, और कंडीशन दी हुई है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस केस में जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, SO3 की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी नियोन से। यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बेस्ड होती है, टेम्परेचर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, एक बार यहाँ तक आप रिपीट कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्पीड और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की। जैसे कि केटीजी में मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है हर एक पार्टिकल की अलग अलग हो सकती है, यानी कि डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। तो सपोज करो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बता रहा हूं मैं कि इसमें पार्टिकल्स हैं, टोटल पार्टिकल्स वो 100 हैं, जिनमें से 5 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, 10 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी 4 मीटर पर सेकेंड है, कम स्पीड बता रहा हूं मैं। 30 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 15 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी 50 मीटर पर सेकेंड है। टोटल हो गया 30 प्लस 10 40 45 60, एंड बचे 40 ऐसे हैं जिनकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, या 40 की जगह 35 यूज कर रहा हूँ, 35 ऐसे हैं, और 5 ऐसे हैं जिनकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी टोटल 100 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने ये बताया, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं किसी भी सैंपल में, सैंपल है गैस का, बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, बहुत कम ही पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बाकी की जो बीच के पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
वो एक मॉडरेट स्पीड लेके चलते हैं। उनमें से जितने ज्यादा पार्टिकल एक सेम स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि 35 पार्टिकल एक स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो इस स्पीड को हम नाम देंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी सभी पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो गई, तो हम एक एवरेज निकालेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होगी जो किसी सैंपल में ज्यादातर पार्टिकल जिस वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पार्टिकल 35 पार्टिकल है यहाँ पे, वो 40 मीटर पर सेकंड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो विच इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हम एवरेज वेलोसिटी को ही यहाँ पे दे सकते हैं। तो 3 टाइप की यहाँ पे वेलोसिटीज यूज कर रहे हैं हम। नंबर फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे सी से, या हम यू से भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, जिसको मैं नोट कर रहा हूं सी बार से। एंड थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम नोट कर रहे हैं सी से। इसको सी स्टार से नोट कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल को, इसको सी बार से, और इसको सी से या यू से, या इसको यू से, इसको यू बार से, या इसको यू स्टार से, इनसे हमने नोट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल की तो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दी कि वो वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्सप्रेस कर रहे हैं, मींस वेलोसिटी विच एक्सप्रेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो जिस वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, विच इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज का मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज ले लेंगे, इट इज एवरेज स्पीड, और इनमें क्या करेंगे हम, सभी का स्क्वायर करके उनकी एवरेज लेके और उनका अंडर रूट लेंगे। इनिशियली स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज देन एवरेज, देन मीन एवरेज, एंड आफ्टर दैट रूट, स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर किया, फिर उनकी एवरेज ली, और फिर स्क्वायर रूट लिया, तो आरएमएस वेलोसिटी आ जाएगी। इन कंडीशंस ये रहेंगी। जो सी स्टार है विच इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल, जो सी बार है वो एवरेज आ जाएगी। सपोज करो कि आपके पास एक सैंपल है, एक सैंपल में N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो V1 स्पीड एक्सप्रेस कर रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो V2 एक्सप्रेस कर रहे हैं, और N3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो V3 कर रहे हैं। यानी कि एवरेज अगर लेंगे तो क्या जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस में 100 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पीड एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, इट इज एवरेज स्पीड, और प्लस में 100, और भी आगे हम लिख सकते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बाद में बताऊंगा। अगर हमें C कैलकुलेट करना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन N1 N2 N3। ये सबसे पहले हमने वेलोसिटी स्क्वायर किया है, उसके बाद इसकी एवरेज ले ली, देन अंडर रूट, उसके बाद इनका अंडर रूट ले लिया, इट इज आरएमएस वेलोसिटी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि सी बार विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ NI VI डिवाइड बाय NI टोटल समेशन है, ये दिया हो गया। और इसमें हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू समेशन ऑफ NI VI स्क्वायर डिवाइड बाय NI। मैथमेटिकली इनकी जो वैल्यूज आती हैं वो ये आती हैं
सी स्टार विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT बाई एम, फिर एम इज मोलर मास, एक मोल गैस के लिए दिया है तो ये मोलर मास आ जाएगा, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ, एक मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, देन 2 इंटू आरटी की जगह हम पीवी पुट कर सकते हैं डिवाइड बाई एम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ एम बाई वी डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, देन 2 पी बाई डी, डेंसिटी भी हम पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल आ जाएगी, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 का अंडर रूट लेके हम बाहर निकाल दें तो 1.414 रूट ऑफ आरटी बाई एम यूज कर सकते हैं इसमें। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मैथमेटिकली रूट 2RT अपॉन एम होती है, एक मोल गैस के लिए है ये, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी यूज कर सकते हैं एक मोल के लिए, तो आरटी की जगह मैंने पीवी पुट कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम है वो डेंसिटी हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया। इसी टाइप से जो सी बार है वो रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम होती है, 8 आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पाई कांस्टेंट है 3.14, एम मोलर मास है एक मोल गैस के लिए, आरटी की जगह यहाँ पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं 8 PV बाई पाई एम, और यहाँ पे m बाई वी को हम डेंसिटी पुट कर सकते हैं, देन 8 P बाई पाई डी ये पुट कर सकते हैं, 8 बाई पाई को बाहर निकालेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगी 1.59 रूट ऑफ RT बाई एम। थर्ड इज C which is equal to root of 3RT by m, root of 3PV by m, root of 3P divided by D, which is 1.732, रूट 3 का हमने अंडर रूट ले लिया बाहर, 1.732 रूट ऑफ RT by m इसको हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है 1.414 रूट RT बाई एम, ये वैल्यू आती है 1.59 रूट RT बाई एम, और ये वैल्यू आती है ये आती है 1.732 रूट RT बाई एम। मीन्स ऑलवेज C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन C बार एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन C स्टार। हमेशा ही C की वैल्यू C बार से ज्यादा होगी और C बार की वैल्यू C स्टार से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 रूट RT बाई एम है, इसकी 1.59 रूट RT बाई एम है, इसकी 1.414 रूट RT बाई एम है, और इनका रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। C स्टार मोस्ट प्रोबेबल रेशियो C बार एवरेज रेशियो C रूट मीन स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT by m ratio root of 8RT by pi m ratio root of 3RT by m। तो RT by m से RT by m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा C मोस्ट प्रोबेबल रेशियो C एवरेज रेशियो C रूट मीन स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका अंडर रूट 1.414 रेशो इसका अंडर रूट जो करके लेके आएंगे 1.59 रेशो इसका अंडर रूट करके लेके आएंगे वो 1.732 होगा, ये रिलेशन आ जाएगा। अगर इन सभी रेशियोज को हम 1.414 से डिवाइड कर दें देन C स्टार रेशो C बार रेशो C विच इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रेशो 1.128 रेशो 1.224। अगर इसको हम 1.414 से डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1.128 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1.224, ये रिलेशन हुआ। या फिर हम इसको 1.732 से डिवाइड कर दें तीनों को देन C स्टार रेशियो C बार रेशियो C विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.814 रेशियो 0.921 रेशियो 1, ये रिलेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एवरेज वेलोसिटी
दिस इसके साथ रिलेटेड है इस टाइप से, विच इज इक्वल टू √9 मल्टीप्लाई बाय RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इसका रिलेशन हो गया। अगर नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी which is equal to 0.814 मल्टीप्लाई RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस टाइप से रिलेशन से हम एक दूसरी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक टाइप की वेलोसिटी हमारे पास है, सपोज करो एवरेज है, तो पहले RMS निकाल लेंगे, और RMS है तो उससे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि मैं आगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ। समझ आ गया होगा? एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, देख लेना। थैंक यू। याद करने का इसमें सब कुछ